mean by relative atomic mass? Relative means to make relation to some things. तो यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिनके हम मास को मालूम करते हैं और एटॉमिक मास को मालूम करते हैं। तो जिस तरह हम चीनी, दाल वगैरह रिलेट करते हैं किलोग्राम के साथ, या मतलब इससे बड़े यूनिट के साथ, इससे छोटे ग्राम के साथ, मिलीग्राम के साथ हम रिलेट करते हैं, और फिर इस वज़न को हम कहते हैं कि ये इतना ग्राम है, इतना किलोग्राम से। चीनी दाल वगैरह हम किलोग्राम में लेते हैं, 1 किलोग्राम में हम लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये चीनी 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, या 3 किलोग्राम से। तो वो भी मतलब चीनी का मास जो होता है, हम कहते हैं कि ये 1 किलोग्राम है, तो इसको वो भी रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि वो हमने 1 किलोग्राम वाली यूनिट से रिलेट किया है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास हम कहते हैं कि द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू 1 AMU। वैसे इसका डेफिनेशन इस तरह है कि द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12 है, लेकिन 1/12 ऑफ द कार्बन 12 ऑलरेडी हमने मालूम किया कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू 1 AMU, मतलब 1 AMU के साथ हम रिलेट करते हैं। 1 एक इकाई है, और एक इकाई के मतलब हम जब किसी एटम्स को एक फड़े में रखता है और दूसरी तरफ हम इकाइयाँ रखते हैं, तो जब अगर वो एक इकाई का बराबर हो तो इसका एटॉमिक मास 1 AMU होगा। अगर वो 2 यूनिट का बराबर हो उसका मास, तो फिर उसका मास 2 AMU होगा। और इसी तरह के अगर वो 10 AMU के बराबर हो तो उस एलिमेंट्स का जिसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं उसका मास 10 AMU होगा। अगर 12 है तो 12 होगा, अगर 24 है तो 24 होगा, 100 है तो 100 होगा, एंड सो ऑन। सो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी मिसाल के तौर पर हमने कार्बन एक फड़े में रखा है, दूसरी तरफ हमने 12 AMU 12 एटॉमिक मास यूनिट रखे हैं। तो 12 AMU के साथ जब 12 AMU हम रखते हैं, तभी ये पड़ा जो है बिल्कुल मुतवाज़िन हो जाता है, ये तराजू मुतवाज़िन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन का मास जो है 12 AMU है। 12 AMU क्यों है? क्योंकि ये 12 AMU के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 AMU, हाइड्रोजन का मास वो सिर्फ ये एक यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इसी वजह से हम कहते हैं हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, ये 1 है, तो इसी वजह से इसको हम 1 AMU कहते हैं। इससे अगर कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो ये 12 यूनिट्स के बराबर है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन का मास जो है 12 AMU है। और अगर ये मैग्नीशियम्स हैं, इसको अगर आप देखें मैग्नीशियम्स, सो मैग्नीशियम जो है इसी तरह के कितने यूनिट के बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 24 तक, कितने तक? 24 तक जो है यूनिट जब हम रखते हैं, 24 फिक्स 24 यूनिट जब हम रखते हैं एक फड़े में, और दूसरी तरफ मैग्नीशियम्स हम रखते हैं, तो वो तराजू जो है वो बैलेंस हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। सो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम का मास जो है 24 AMU है। क्यों? क्योंकि वो 24 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हो जाता है। इसी तरह के ये हाइड्रोजन वाला मास 1 AMU, इसी तरह ये 12 AMU, 12 AMU है, ये 24 AMU जो मैंने पहले डिस्कस किया। इसके बाद हम आते हैं एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। व्हाट इज मीन बाय एवरेज एटॉमिक मास? सो एवरेज एटॉमिक मास जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, हम कहते हैं कि द एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एटम, द एवरेज ऑफ द व्हाट, द एवरेज ऑफ द मासेस, the average of the masses of an element is the sum of the what, is the sum of the masses of its isotopes, each multiply by its natural abundance, each multiply by its natural abundance and divide by 100। ये एवरेज एटॉमिक मास का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इससे आप जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म इजीली लिख सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास किस चीज़ के बराबर होगा। इसी वजह से मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। यहाँ पे ए क्या है? ए से मुराद है, यहाँ ए है एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट आइसोटोप्स मतलब फर्स्ट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास। इसके जितने भी आइसोटोप्स हैं इसको हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट आइसोटोप्स हैं, मिसाल के तौर अगर हम कार्बन लेते हैं तो फर्स्ट आइसोटोप कार्बन 12 है,
इस तरह दूसरा जो है कार्बन 13 है, इस तरह तीसरा कार्बन 14 है। इस तरह अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन में फर्स्ट आइसोटोप 35 है और दूसरा 37 है। और मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस। नेचुरल एबंडेंस कुदरती बहुतात को कहते हैं। कुदरती बहुतात से क्या मुराद है, मतलब कुदरती तौर पर जो चीज़ किसी जगह पे ज़्यादा पाया जाता है, मसलन रेत जो है दरिया में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये कुदरती बहुतात इसको हम कहते हैं, नेचुरल एबंडेंस कहते हैं। कि खेत की बजाय रेत कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, दरिया में ज़्यादा मिलता है, और इसको नेचुरल एबंडेंस कहते हैं। तो इसी तरह ये अनासिर भी मतलब डिफरेंट आइसोटोप्स में जब पाए जाते हैं तो नेचुरली और डिफरेंट एबंडेंसेस की डिफरेंट हो सकती हैं। प्लस मास ऑफ ए ऑफ ट्विन आइसोटोप, मतलब एटॉमिक मास ऑफ ट्विन आइसोटोप जर बी इट्स नेचुरल एबंडेंस, और सो ऑन, मतलब अगर इससे ज़्यादा आइसोटोप्स हो तो हम लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो बस 2 आइसोटोप्स है तो फार्मूला यहाँ तक हम अगर लेके बस काफ़ी होगा, और डिवाइड बाई 100। हमने जो डेफिनेशन किया कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस। सो ये है सम ऑफ द मासेस, मतलब मास ऑफ वो फर्स्ट आइसोटोप और प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स है ऑफ इट्स आइसोटोप्स, ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस, और हर एक को हमने नेचुरल एबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया है। देखिए ना, ये मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस ये है कि ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस, एंड फिर क्या है, फिर डिवाइड बाई 100, और फिर हमने डिवाइड किया 100 पे। इसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल्स दैट हम एवरेज एटॉमिक मास को किस तरह जो है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5 AMU। अंडरस्टैंड। इसके 2 आइसोटोप्स हैं, वन इज द क्लोरीन 35 एंड सेकंड इज द क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 का नेचुरल एबंडेंस है 75%, और दूसरा जो क्लोरीन 37 है उसका नेचुरल एबंडेंस है 25%। अंडरस्टैंड। अब अगर हम बाय यूजिंग फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें, फार्मूला ऑलरेडी आप समझ गए कि द मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जर बी इट्स नेचुरल एबंडेंस, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जर बी इट्स नेचुरल एबंडेंस, और प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप जर बी इट्स नेचुरल एबंडेंस, एंड सो ऑन। अगर और हो तो ठीक है, न हो तो डिवाइड बाई 100। इसको हम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने चूंकि क्लोरीन वाला एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जो है वो क्या है, वो 35 है। फर्स्ट आइसोटोप क्लोरीन 35 है ना ऑलरेडी, और इसका नेचुरल एबंडेंस क्या है, तो नेचुरल एबंडेंस ऑलरेडी 75 यहाँ पे है, 75 के 75 है, तो यहाँ मैंने 75 लिखा, यहाँ 35 लिखा। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप है, यहाँ पे मैंने 75 लिखा, क्योंकि इसका नेचुरल एबंडेंस 75 है। इस तरह के मास ऑफ सेकंड आइसोटोप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्लोरीन 37 ये सेकंड आइसोटोप है, इसका मास है, और जर भी इट्स नेचुरल एबंडेंस, तो नेचुरल एबंडेंस इसका कितना है, नेचुरल एबंडेंस इसका 25 है, तो मैंने 25 लिखा, और डिवाइड बाई फिर 100 है, तो मैंने 100 पे डिवाइड किया। इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ज़रब देंगे किसको 35 मल्टीप्लाई बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 25, तो इससे क्या आता है, इससे बनता है 3550, और इसको अगर हम डिवाइड करें 100 पे, कितने पे, 100 पे, तो इससे आता है क्या 35.50, मतलब 35.55 जो है इससे हासिल आता है। तो इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो ये बात याद रखिए कि अगर किसी एटम का मास फ्रैक्शन में हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये एवरेज एटॉमिक मास है, न कि ये एटॉमिक मास है। क्योंकि एटॉमिक मास में हाँ हम जानते हैं कि न प्रोटॉन हाफ हो सकता है, आधा हो सकता है, न न्यूट्रॉन आधा हो सकता है। तो अगर फ्रैक्शन में इसका एटॉमिक मास आता हो तो ये क्लियर कट किया होगा, इसका मतलब यही होगा कि ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें दिखाया गया था कि 35.5 जो है उसका क्या है, ये तो मैंने वजाहत के लिए ये लिया है। ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह की कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और आपको
दिया गया होगा कि क्लोरीन इसका 2 आइसोटोप है, वाइल क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, क्लोरीन 35 और इसके साथ नेचुरल अबंडेंस भी लिखा होगा कि नेचुरल अबंडेंस 75% एंड क्लोरीन 37 और नेचुरल अबंडेंस इज 25%। सो इससे आप कैलकुलेट करेंगे। तो यही तरीका है, इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। अब यहाँ पे चूंकि एटॉमिक मास हम समझ गए, इधर अब ग्राम एटॉमिक मास आता है। ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन द एटॉमिक मास इज टेकन आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, व्हेन द एटॉमिक मास is taken or represented in grams, so it is term as what? It is term as gram atomic mass। मतलब जब हम इस बैलेंस पे क्या करें, इसको बैलेंस पे वेट करें और ग्राम में लें तो इसको हम फिर ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU। लेकिन जब अगर हम सोडियम का ये 23 AMU को अगर हम 23 ग्राम ले लें तो फिर इसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU है लेकिन ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम है। इसी तरह के ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। सो ये 16 को अगर हम ग्राम में ले लें तो फिर ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होगा। मतलब एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 AMU है जबकि ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स है। और इस तरह के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में ले लेते तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑलरेडी आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम कहते हैं अगर एफ द मॉलिक्यूलर मास इज टेकन आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, सो देन इट इज टर्म एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम ले लें H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का 2 है, तो दोनों का अगर हम प्लस करें 18 बनता है। 18 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लिया है कि फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 AMU। लेकिन अगर हम 32 ग्राम ले ले तो फिर इसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह दूसरा एग्जांपल अगर इसमें हम ले लें कि वाटर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, सो 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन अगर हम 18 ग्राम ले लें तो फिर इसको हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर कहते हैं। इसको हम फिर क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर पे इसको हम कहेंगे। सो इस तरह के ग्राम फार्मूला मास है। ग्राम फार्मूला मास तो हम इस वाटर के मास को, ये भी फार्मूला है H2O जिसको हम कहते हैं, इसको भी हम फार्मूला मास कह सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे फार्मूला मास हमने सेपरेट क्यों किया है, इसी वजह से कि यहाँ पे फार्मूला मास से फार्मूला यूनिट मास मुराद हैं। सो हम कहते हैं कि if the formula unit mass is taken or represented in gram, then it is termed as a gram formula mass। फॉर एग्जाम्पल इस डिफिनेशन को देखिए, द फार्मूला मास टेकन आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज टर्म एज ग्राम फार्मूला मास। और इस बैलेंस पे अगर हम मास ले ले तो उस मास को फिर हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड चूँकि ये फार्मूला यूनिट है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। याद रखिए कि सोडियम क्लोराइड को हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, इसी वजह से इसको हमने ग्राम फार्मूला मास में लाया है इस एग्जांपल को। चूँकि सोडियम क्लोराइड इज नॉट मॉलिक्यूल, इट इज़ अ फार्मूला यूनिट। और ना हम इसको एटॉमिक मास कहते हैं। क्यों एटॉमिक मास भी नहीं कह सकते? क्यों? चूँकि ये 2 एटमों का मजमुआ है इधर, तो इस वजह से इसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। तो हम कहते हैं कि द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 AMU। यहाँ पे मैंने AMU नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 AMU। सो अगर हम इसको ले ले 58.5 ग्राम ले ले तो फिर इसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। मतलब फार्मूला मास हम
58.5 AMU लिखेंगे, लेकिन ग्राम फार्मूला मास फिर हम 58.5 ग्राम लिखेंगे।